Train is Yes, also. okay. Let's start with polymorphism. It is a very important concept of object-oriented programming. So as Vishal mentioned, these are the pillars of object-oriented programming: inheritance, encapsulation, abstraction, and polymorphism. So in this session, we are going to study about polymorphism. So now basically what is polymorphism? Now the word polymorphism has been derived from Greek words. First is poly meaning many and morphs meaning forms. Now polymorphism is the ability to take multiple forms. Now basically इसका क्या मतलब है Hello, Anurag. कि एक ही Hello. yes We cannot see your screen. नहीं दिख रही है PPT. You are showing the PPT only. I can see it's visible. Like अच्छा एक मिनट many are saying in comments. is the screen Yes, it is. Okay, so what is polymorphism? Now, the word polymorphism has been derived from two Greek words, poly meaning many and morphs meaning forms. Now, polymorphism is the ability of an object to take multiple forms. Now, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, खुद का एग्जांपल ले लो. Now, आप जब कॉलेज में जाते हो तब आप स्टूडेंट हो. जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हो तो यू बिहेव लाइक अ फ्रेंड. जब आप घर पे होते हो तो आप बेटा बन के रहते हो, बेटा बेटी बन के रहते हो. आपका बिहेवियर आपके भाई या बहन के साथ अलग होता है. सो दिस इज व्हाट इज बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म. एक ही फंक्शन का डिफरेंट कंडीशंस में बिहेवियर डिफरेंट होता है. मतलब अगर किसी का भी एग्जांपल लो, एक आदमी का लो, he can be an employee at an office, he can also be a husband at the house, he can at the same time be father, at the same time he can also be a son. So this is basically many forms. It is the ability of an object to take multiple forms. तो अभी तक पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब बेसिक आइडिया समझ में आया क्या सबको? इसका और एक एग्जांपल देता हूँ. पॉलीमॉर्फिज्म, अगर आपने आपका फोन देखा, स्मार्टफोन, तो आप उसको किसके लिए यूज करते हो? आप उसको कैमरा के तौर पे यूज करते हो, यू यूज इट फॉर प्लेइंग गेम्स, कॉल करने के लिए यूज करते हो, व्हाट्सएप है, चैटिंग, ऐसे अनेक फंक्शंस है जो आप उसको मल्टीपल फंक्शंस के लिए यूज करते हो एक ही फोन को. सो दिस इज व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. Now there are also types of polymorphism. First one is the compile time polymorphism and the next one is runtime polymorphism. The first one is compile time polymorphism. Now compile time polymorphism is when the relationships between the function call and the various functions definition is decided at the compile time itself. Now ये अभी थोड़ी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है. तो जब आप कोई फंक्शन लिखते हो तब वो कंपाइल टाइम पे ही कंपाइलर डिसाइड करता है कि अगर ये आर्ग्यूमेंट आया तो अभी ये फंक्शन कॉल होगा, अगर ये डिफरेंट आर्ग्यूमेंट आया तो ये दूसरा फंक्शन कॉल होगा. So this is what the compile time polymorphism at compile time means. Now there are two different types by which we can achieve compile time polymorphism in C++. The first one is function overloading and the next one is operator overloading. तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आया क्या? हेलो, कंपाइल टाइम समझ में आया क्या या फिर एक और बार रिपीट करूं? यस, ओके, आई शुड रिपीट इट अगेन. अभी अभी तो बताया कि एक ही फंक्शन मल्टीपल बिहेवियर्स एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है. पॉलीमॉर्फिज्म में एक ही फंक्शन मल्टीपल बिहेवियर्स एग्जीक्यूट करेगा. अभी क्या होगा, जब आप वो प्रोग्राम को कंपाइल करोगे ना, तभी कंपाइलर डिसाइड कर देगा कि कौन सा आर्ग्यूमेंट आने पे वो फंक्शन कौन सा बिहेवियर एग्जीक्यूट करेगा. कि अगर उसको सिंपल ना प्लस का ले लेते हैं अपन, तो अगर इंटीजर पास किए तो वो एडिशन कर देगा, अगर स्ट्रिंग पास किए तो वो कॉन्केटिनेट कर देगा स्ट्रिंग को. कॉन्केटिनेट मतलब वो जोड़ देगा दो स्ट्रिंग्स को. अब समझ में आया क्या? कंपाइल टाइम रिपीट. ओके, सो शुड आई रिपीट इट अगेन? और अब समझ में आया क्या?
हेलो, लास्ट टाइम, ओके श्योर। अभी लेटेस्ट कंसिडर एक फंक्शन है प्लस वाला, ठीक है, कि हमने लिखा कि अगर किसी ने भी प्लस ऑपरेटर यूज किया तो फिर वी कैन द प्लस ऑपरेटर कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट फंक्शंस। अभी प्लस ऑपरेटर किसके लिए होता है? प्लस ऑपरेटर होता है एडिशन के लिए, लेकिन अगर अगर हमने फ्लोट और इंटीजर दिया तभी एडिशन होगा ना। सो इफ वी पास स्ट्रिंग्स टू दैट फंक्शन, देन वो क्या डिसाइड करेगा कि अभी तो स्ट्रिंग आया है तो इसलिए वी विल डू कॉन्केटिनेशन एंड नॉट एडिशन। तो ये कब डिसाइड होता है? जब कंपाइलर कंपाइल करता है ना प्रोग्राम, तभी डिसाइड होता है। और जब आप रन करते हो प्रोग्राम तब नहीं डिसाइड होता, उससे पहले ही हो जाता है डिसाइड। So this is what is compile time polymorphism. Now talking about runtime polymorphism. Runtime polymorphism is also known as dynamic polymorphism or late binding. In runtime polymorphism, the function call is resolved at the runtime, and how we can achieve it by using the virtual functions. Now, runtime polymorphism में क्या होता है? जब आप कंपाइल करते हो ना, तब कंपाइलर डिसाइड नहीं करता कि वो बिहेवियर क्या एग्जीक्यूट करेगा। जब आप रन करते हो प्रोग्राम को एट लास्ट, तब वो डिसाइड करेगा कि कहाँ पे जाना है। सो इट इज कॉल्ड एज लेट बाइंडिंग, मतलब बहुत लेट वो डिसाइड करता है कि वो अभी फंक्शन क्या बिहेवियर एग्जीक्यूट करेगा। वो पहले ही डिसाइड नहीं करके रखता कि अभी ये आया तो ये करूंगा, वो आया तो वो अलग कुछ करूंगा। ये उसके बाद डिसाइड करता है ऑन द स्पॉट कि अगर ये आर्ग्यूमेंट आया तो अभी क्या करना है। तो दिस इज व्हाट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज। ये समझ में आया रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? Okay, so let's move on to how we can achieve these kinds of polymorphism. The first one is function overloading. Now functions have same name but different signature. अभी फंक्शन का नेम तो पता है आपको क्या होता है, लेकिन सिग्नेचर क्या होता है? सिग्नेचर में क्या क्या आता है? फंक्शन का रिटर्न टाइप, मतलब हम फंक्शन लिखते तो करते हैं ना इंटीजर ऐड और वो रिटर्न टाइप आता है सिग्नेचर में। उसके बाद फंक्शन का नेम भी आता है सिग्नेचर में, और उसके जो पैरामीटर्स पास होते हैं वो भी आते हैं सिग्नेचर्स में। सो फंक्शन हैव सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर, मतलब उसका रिटर्न टाइप अलग होगा या फिर उसके लिए जो हम पैरामीटर्स पास करेंगे ना वो अलग होंगे। सो दैट इज व्हाट इज मीन बाय सिग्नेचर। Now different arguments are passed with the function. Now एक ही नाम के फंक्शन को we can pass different arguments and it can execute different behavior. Now it depends upon the arguments. It is decided which function will be executed. Now उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन सा आर्ग्यूमेंट आता है। अगर if we write now I will just show you a code and it will. So हमने क्लास क्रिएट किया, कोड दिख रहा है ना सबको? So let us start with the code of function overloading. The first one is the so हमने पहले क्लास टेस्ट नाम का एक क्लास क्रिएट किया, उसमें एक प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट किया सम नाम का, ठीक है। और उसके लिए हमने दो फंक्शंस लिखे, एक लिखा ऐड, इसमें हमने पास किए सिर्फ दो पैरामीटर्स, और उसका सम इज इक्वल टू आई प्लस जे, और उसका प्रिंट किया कि सम ऑफ टू नंबर्स इज सम। और एक और हमने फंक्शन ऐड किया विद सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर। नो डिफरेंट सिग्नेचर कैसे? इन दोनों का रिटर्न टाइप सेम है, नेम भी सेम है, लेकिन इनके लिए जो पैरामीटर्स पास करते हैं ना दे आर डिफरेंट, सो द सिग्नेचर इज डिफरेंट। सो वो कंपाइलर को पता चलता है कि कौन सा फंक्शन कॉल करना है। सो अगर ये फंक्शन अगर हमने 3 पैरामीटर्स पास किए तो दूसरा वाला फंक्शन कॉल होगा। अगर हमने 2 पैरामीटर्स पास किए तो पहला वाला फंक्शन कॉल होगा। सो इन द मेन सेक्शन हमने ऑब्जेक्ट किया टेस्ट क्लास का T1 नाम की, फिर वो T1 नाम का जो ऐड फंक्शन है ना हमने वो कॉल किया, लेकिन हमने पैरामीटर्स पास किए 2। तो अभी कौन सा फंक्शन कॉल होगा? ये पहला वाला फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि कंपाइलर ने पहले डिसाइड कर लिया था कि अगर 2 आर्ग्यूमेंट्स आएंगे तो हम वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, अगर 3 आर्ग्यूमेंट्स आएंगे तो हम ये दूसरा वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। सो व्हेन वी कॉल दिस ऐड फंक्शन विद जस्ट 2 पैरामीटर्स, द फर्स्ट फंक्शन विल गेट एग्जीक्यूटेड, and after that when we send in 3 parameters to the same add function, it will call the second add function. तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं।
तो जब पहली बार हमने वो ऐड फंक्शन कॉल किया था तब हमने 2 पैरामीटर्स पास किए थे, तो तब का सम आया था 30। लेकिन उसके बाद हमने 3 पैरामीटर्स पास किए, 10, 20 और 30, तो दूसरा वाला फंक्शन कॉल हुआ, देन हमारा सम आया 60। तो ये है फंक्शन ओवरलोडिंग बेसिकली। मतलब ये क्या करता है, वो हमें सेम फंक्शन को वी कैन यूज विद डिफरेंट पैरामीटर्स। मतलब अगर यहाँ पे मैंने फ्लोट कर दिया ना, तो वो फ्लोट भी आ सकता है, सो विद डिफरेंट सिग्नेचर्स। तो ये समझ में आया क्या, ये फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है और व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। तो अभी क्या ये रीयूजेबल हो जाता है कि कोड ऐड फंक्शन अगर हमें 3 का करना पड़े, लेकिन अगर हमने ये किया नहीं है, ठीक है, हम कमेंट आउट कर देते हैं कि अगर ये कोड है ही नहीं तो इसके लिमिटेशंस बढ़ जाते हैं ना, कि हम सिर्फ 2 ही इंटीजर्स का एडिशन कर सकते हैं, 3 इंटीजर्स का नहीं कर सकते। फर्दर वी कैन ऑल्सो एक्सटेंड इट टू 3 और 4, 5, 6 पैरामीटर्स, एज मेनी एज वी वांट। लेकिन अगर हमने ये फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट यूज नहीं किया तो फिर लिमिटेशंस बढ़ जाएंगे कि वो जो स्पेसिफिक फंक्शन है उसको कॉल करने के लिए, या फिर अगर ये फैसिलिटी नहीं होती C++ में तो हमें एक अलग से फंक्शन लिखना पड़ता कि जहाँ पे void add1, जहाँ पे हम 3 पैरामीटर्स पास कर सकते थे। अब समझ में आया क्या कि why it is important फंक्शन ओवरलोडिंग, या फिर फंक्शन ओवरलोडिंग समझ में आया सबको? So now let's go to next concept, function operator overloading. Now operator overloading is the concept of giving a new meaning to an existing operator. For example, the syntax of overloading the addition operator would be operator plus and round bracket open close. Now can we overload all the operators? No, we can't. We can't overload the dot operator. We can't overload the scope resolution operator. We can't overload the size of operator, and we cannot overload the ternary operator. These are the, now what is operator overloading? Now अगर आपने कोई नया क्लास डिफाइन किया और नए क्लास में आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया, तो ठीक है, एग्जांपल आई विल गिव व्हाइल वी आर कोडिंग. सो देयर आर आल्सो सम रूल्स फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग. द ओवरलोडेड ऑपरेटर मस्ट हैव एट लीस्ट वन ऑफ द ऑपरेंड ऑफ इट्स यूजर डिफाइंड टाइप. ओनली एक्जिस्टिंग ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड. ऐसा नहीं है कि जो ऑपरेटर्स है ना पहले से, मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, यही ऑपरेटर्स को आप ओवरलोड कर सकते हो. ऐसा नहीं कि आज आपने सोचा कि आज मैं नया ऑपरेटर क्रिएट कर लेता हूँ, तो ऐसा नहीं होता. जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स है ना उसी को आपको यूज करना पड़ता है. और द बेसिक मीनिंग ऑफ एन ऑपरेटर कैन नॉट बी चेंज. मतलब अगर एडिशन है तो एडिशन ही कर सकते हो, यू कैन नॉट मल्टीप्लाई थिंग्स. नाउ द ओवरलोड ऑपरेटर्स फॉलो सिंटैक्स रूल्स ऑफ द ओरिजिनल ऑपरेटर्स. मतलब प्लस है ना, वो प्लस का ही सिंटैक्स फॉलो करेगा, सेम सिंटैक्स फॉलो करेगा. नाउ वी विल गो विद द एग्जांपल. अभी क्या करते हैं कि मैंने क्लास क्रिएट किया टेस्ट नाम का, उसमें एक वेरिएबल क्रिएट किया a, ठीक है. फिर पब्लिक में टेस्ट का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया. हमने अभी पढ़ा था ना कंस्ट्रक्टर, तो वी विल हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया और a की वैल्यू सेट की 10 को, ठीक है. अभी ये मैं कमेंट आउट कर देता हूँ. नाउ वी विल इंस्टेंटेनियस द क्लास. तो टेस्ट का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया t1 और हमने ना वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया प्रीफिक्स के ++ t1. तो अभी कंपाइलर देखो क्या आउटपुट देगा. अभी इसने कहा नो मैच फॉर ऑपरेटर ++. अभी क्या हुआ, कंपाइलर को पता ही नहीं है कि ये टेस्ट कौन सा डेटा टाइप है. ये तो अभी हमने डिफाइन किया है ना टेस्ट डेटा टाइप, तो कंपाइलर को पता ही नहीं है कि ये कौन सा ऑपरेटर है. और वो उसको पता है कि वो सिर्फ इंटीजर और फ्लोट को ++ कर सकता है. सो ही कैन नॉट इंक्रीमेंट द t1 ऑपरेटर विच इज ऑफ टाइप टेस्ट. तो उसको हमें बताना पड़ता है कि ये हमारा यूजर डिफाइंड टाइप है, और जब यू कॉल द इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होना चाहिए वो हमें कंपाइलर को बताना पड़ता है. वो उसको खुद से नहीं पता चलेगा कि इन्होंने ++ किया और वो क्लास में क्या है वो इंटीजर है. तो हम
अभी प्लस प्लस करेंगे, ऐसा कंपाइलर को नहीं पता चलता, हमें बताना पड़ता है कि अभी ये हमारा ऑब्जेक्ट है और आपको अभी ये करना है. सो वी विल जस्ट चेंज इट. अभी हमने बता दिया है कंपाइलर को कि हमने जब अगर प्लस प्लस ऑपरेटर कॉल होगा तो ये जो a है ना, उसको हमें a इक्वल टू a प्लस 1 करना है, मतलब हमें उसको 1 से इंक्रीमेंट करना है. तो अब ये देखते हैं क्या होता है. a की वैल्यू 10 है, तो अभी प्रिंट हुआ 11. सो मोस्टली ऑपरेटर ओवरलोडिंग को हम नया मीनिंग मतलब वो बेसिक मीनिंग सेम रख सकते हैं, लेकिन उसको मीनिंग एक ऐड भी कर सकते हैं. मतलब प्लस का अगर हमने अगर इंटीजर पास किया तो वो एडिशन कर देगा इंटीजर्स का, या फिर अगर हमने स्ट्रिंग्स पास कर दिया तो वो कॉन्कैटिनेट कर देगा. ये ऐसा हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग से कर सकते हैं. सो अभी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का समझ में आया क्या? फिर Yes, means just wait guys, means ये थोड़ा important topic है, so we will cover it in 5 minutes, then we will share the feedback. Yeah, means अगर कोई doubt है तो कोई अभी फंक्शन ओवरलोडिंग या फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कोई डाउट हुए तो अभी पूछो. क्वेश्चन एंड आंसर में कोई तो क्वेश्चन है, प्लीज रिपीट. 12 मिनट्स अगो. अभी कोई डाउट है क्या फंक्शन ओवरलोडिंग या फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का? I think you can continue. Okay, so let us continue. There is another concept called as function overriding. Now this comes under runtime polymorphism. Function overriding is the mechanism using which a function defined in a base class is once again defined in the derived class. In this case, we say that the function is overridden in the derived class. Now this concept is associated with inheritance. Function overriding is the redefinition of base class function in its derived class with the same return type and parameters. मतलब अगर हमने base class में एक function define किया कि animal eats, ठीक है, मतलब उसको print out किया animal eats, लेकिन हमने base एक derived class create किया dog, ठीक है, तो dog eats pedigree, तो हम ये override करेंगे. मतलब दोनों functions call नहीं होने चाहिए ना कि एनिमल ईट्स, लेकिन अभी हमें सिर्फ डॉग का चाहिए, तो वो फंक्शन ओवरराइड होगा. जो बेस क्लास में हमने ईट का फंक्शन लिखा था ना, वो ओवरराइड होगा और ये जो डिराइव्ड क्लास का फंक्शन है वो दिखेगा. नाउ हाउ कैन वी अचीव फंक्शन ओवरराइडिंग? सो फॉर दैट वी हैव टू यूज वर्चुअल फंक्शन. A virtual function is a member function of that class of the class that is declared within a base class and redefined in a derived class. Now, when you want to use the same function name in both the derived and the base class, then the function in the base class is declared as virtual by using the virtual keyword and again redefining this function in the derived class without using the virtual keyword. Now, ये coding से बताता. सो बेसिकली एक हमने क्लास डिफाइन किया बेस नाम का, ठीक है, उसमें पब्लिक एक फंक्शन लिखा वर्चुअल वॉइड प्रिंट और सी आउट उसका लिखा बेस फंक्शन, ठीक है, और क्लास डिराइव्ड बनाया जो इनहेरिटेड है बेस क्लास से, और उसमें भी एक फंक्शन लिखा विद सेम नेम सेम सिग्नेचर एवरीथिंग, तो उसका आउटपुट आएगा डिराइव्ड फंक्शन. तो जब सो नाउ इन मेन फंक्शन वी डिफाइन अ पॉइंटर टू द बेस फंक्शन, ठीक है, पॉइंटर टू द बेस फंक्शन, एंड इन दैट पॉइंटर वी स्टोर द लोकेशन ऑफ द डेराइव्ड क्लास, ठीक है, डेराइव्ड का ऑब्जेक्ट. सो आफ्टर दैट व्हेन वी प्रिंट इट आउट द डेराइव्ड फंक्शन विल गेट प्रिंटेड. ठीक है, अभी ना हम पहले वर्चुअल कीवर्ड नहीं यूज करते, तो देखते क्या आउटपुट आएगा. अभी आउटपुट आया बेस फंक्शन, क्योंकि ओवरराइड हुआ ही नहीं फंक्शन. अगर हम वर्चुअल कीवर्ड यूज करते नहीं है ना, तो फंक्शन ओवरराइड होगा ही नहीं. नाउ व्हेन वी यूज द वर्चुअल कीवर्ड, अब वो फंक्शन ओवरराइड होगा. सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज फंक्शन ओवरराइडिंग. अभी ये समझ में आया फंक्शन ओवरराइडिंग? So now let's move on to
pure virtual functions and abstract classes. A pure virtual function or an abstract function in C++ is a virtual function for which we don't have an implementation. We only declare it. मतलब उसका base class में कोई use नहीं होता. फिर भी हम उसको लिख के रखते हैं. Now, a class which has got at least one pure virtual function is called as abstract class. A pure virtual function is declared by assigning 0 in the declaration. A pure virtual function is implemented by classes which are derived from an abstract class. Now we cannot instantionize the abstract classes. So like we create objects for all other classes, we cannot create an object for abstract class. So now let's see how pure virtual functions work. So this is basically test is an abstract class because it has got a pure virtual function. Now this is virtual void show equal to 0. हमने इसको 0 assign कर दिया है. This is a completely pure virtual function. Now we take a small class which is inherited from class test. And इसमें भी हम एक नया उसी show function को एक बार फिर से लिखते हैं कि virtual function in derived class. ठीक है. So now first of all we will assign a pointer of test class. Then उस pointer को हम small class का object को location दे देंगे. फिर we will use show. So when we run this program, तो ये आया वर्चुअल फंक्शन इन डिराइव्ड क्लास. अभी ये प्योर वर्चुअल फंक्शन यूज क्यों करते हैं? क्योंकि अभी अगर इसको हमें 0 ही देना है तो व्हाई शुड वी यूज इट? तो अभी क्या है, जब हम बेस क्लास डिराइव करते हैं तब हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है या फिर हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस डालनी है डिराइव्ड क्लासेस पे कि आपको ये फंक्शन यूज करना ही है, मतलब करना ही है, आप भूल मत जाओ ये फंक्शन यूज करना. तो not for the derived class, not to forget using this function, we have to use the pure virtual function here. और pure virtual function यूज करके हमें abstract class भी कर सकते हैं, बना सकते हैं. abstract class बनाने के लिए we have to use the pure virtual function. So अभी ये concept clear है pure virtual function का.